है, चलो कर दो, कर दिया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो नाभिकीय प्रौद्योगिकी। देखिए बेटा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो आ जाइए, दो जो पद्धतियां हैं, एक आपको न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन क्या होता है? खांसी आना, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन, मतलब बड़ा नाभिक जो है वो छोटे नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, तो लार्ज न्यूक्लियस कन्वर्ट इनटू स्मॉल न्यूक्लियस। जबकि फ्यूजन, फ्यूज होता है ना कि मिल जाना, तो नाभिकीय संलयन बोलते हैं इसे हिंदी में। तो दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक जो है वो बना लेते हैं। अब जैसे एक सिंपल सा अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य की ऊर्जा या सन की जो एनर्जी है वो किस पर बेस्ड होगी, फिजन या फ्यूजन? विखंडन नहीं, संलयन। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फिजन नहीं है, यहाँ फ्यूजन जो है उस पर बेस्ड है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, अब बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम समझते हैं नाभिकीय विखंडन। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमानों के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। आप तो ऐसे समझ लो सिंपल सा कि एक जो भारी नाभिक है, हैवी न्यूक्लियस जो है, स्मॉल न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन हो जाता है या टूट जाता है, तो उसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो हैवी न्यूक्लियस टू लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर ऊर्जा रिलीज होती है, जैसे 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन करें, किसका? 1 ग्राम यूरेनियम का, तो कितनी? 20 टन टीएनटी में विस्फोट की ऊर्जा के बराबर एनर्जी जो है वो मिल जाती है। ठीक है, उपयोग क्या है इसका? तो अनुप्रयोग या उपयोग की बात करें तो एप्लीकेशन न्यूक्लियर रिएक्टर में एटॉमिक बम बनाने में इनका प्रयोग हम करते हैं। तो एटॉमिक बम बनाने में न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर फिजन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे परमाणु बम, तो परमाणु बम में क्या होता है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटॉमिक बम या एटम बम जो है वो किस सिद्धांत पर या प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो परमाणु बम का सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन पर ये आधारित होता है। और इसी परमाणु बम का अन्य नाम न्यूक्लियर बॉम्ब भी होता है, तो नाभिकीय बम भी इसे कहते हैं हम। अब इनमें किन का इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 235, इसके अलावा प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल हम किस में करते हैं बेटा? ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना। अब कैसी होती है ये? तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु रिएक्टरों की बात करेंगे तो ये कैसी होती है? कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, नियंत्रित होती है, नहीं तो पता चले कि इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हो जाएगा। लेकिन अब आप अगर बम बनाएंगे तो बम को कंट्रोल थोड़ी करते हैं, बोले नहीं इतू सही होना चाहिए, बस इतने में ही फूटे और कुछ नहीं हो, ऐसा तो फिर परमाणु बम कहाँ है? वो तो आपका क्या है? क्रैकर्स हैं आपके दीपावली वाले। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कैसी है ये? अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब दूसरा है हाइड्रोजन बम। तो ये भी कैसी प्रोसेस है बेटा? यहाँ भी अनकंट्रोल है, ये आपको ध्यान रखना है। और नाभिकीय संलयन बम भी हम हाइड्रोजन बम को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर और जो टेम्परेचर है उस पर भारी नाभिक जो है इनका संलयन जो है होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में ही अनकंट्रोल प्रोसेस है। लेकिन देखिए, बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन क्या आया है एग्जाम में कि परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बम की बात करेंगे किस पर आधारित होगा? नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन पर। मतलब बहुत आराम से गलत होगा, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन है आपके पास, फ्यूजन या फिजन, तो विखंडन या संलयन। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किस पर आधारित है?
नाभिकीय संलयन पर, जबकि परमाणु बम किस पर था, नाभिकीय विखंडन पर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई क्या करना है। अच्छा, वर्किंग मैकेनिज्म पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई न्यूक्लियर फिजिक्स है नहीं आपके सिलेबस में, और ऐसा तो फिजिक्स ही नहीं है। वो तो बस बता इसलिए रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, प्रेजेंट सिलेबस में ये कहीं नहीं दिया, मैं आपको पहले ही बता दूं। बट प्रिकॉशनरी पढ़ाते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बड़ा मिसलेनियस सा या सरल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया और पता चले वही गलत हो गया। अब चूंकि माइनस मार्किंग है और सरल क्वेश्चन को लोग अटेम्प्ट जरूर करते हैं, और आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, आपके 4 नंबर का नुकसान होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब जैसे एक शब्द होता है मॉडरेटर या मंदक, तो जो न्यूट्रॉन की गति है उसको कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मंदक का इस्तेमाल किया जाता है या मॉडरेटर का। तो इसमें देखो, एक तो क्या होता है हैवी वाटर, भारी जल का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, और बेरिलियम ऑक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं। यूजली पूछा जाता है तो ग्रेफाइट की छड़ें या ग्रेफाइट रॉड जो है, इनका इस्तेमाल मंदक के रूप में किया जाता है। ये एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो, ठीक है, तो कैडमियम, बोरॉन। अब देखो नियंत्रक छड़ें और मंदक, तो यहाँ क्या हो रहा है, ग्रेफाइट, ठीक है, या हैवी वाटर जो है मंदक के रूप में बेसिकली न्यूट्रॉन की जो स्पीड थी, जो गति थी, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और कंट्रोल जो रॉड्स है, नियंत्रक छड़ें, वो क्या कर रही हैं कि जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल कर रही हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं, एक न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल कर रहा है हैवी वाटर ग्रेफाइट, और एक क्या कर रहा है, रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो रिएक्शन को कौन कंट्रोल करेंगे, कैडमियम और बोरॉन की रॉड्स। तो कैडमियम और बोरॉन की जो छड़ें हैं, ये आपकी किसकी, विखंडन की दर या फ्यूजन की जो रेट है उसको कंट्रोल करेंगे, जबकि न्यूट्रॉन की गति को कौन कंट्रोल कर रहा था, हैवी वाटर या ग्रेफाइट। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज क्या है, संलयन। फिजन तो हो गई, अब फ्यूजन मतलब छोटे नाभिक मिलेंगे ठीक है, और क्या बन जाएगा, बड़ा नाभिक। जैसे हाइड्रोजन बम किस पर आधारित था, सूर्य में ऊर्जा का सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बस यही क्वेश्चंस हैं आते हैं। अब एक जो आपसे सीधा एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया कि कौन सा एटॉमिक रिएक्टर कहाँ है, ठीक है, तो जैसे मध्य प्रदेश का, ठीक है, मतलब पिछले 8-10 साल से जब से मैं यहाँ एमपीपीएससी की क्लासेस ले रहा हूँ, तब से ये क्वेश्चन ही पूछते हैं बस, मध्य प्रदेश का एकमात्र निर्माणाधीन, मतलब निर्माण के अधीन, ठीक है, जो अभी पूरे तरीके से कार्यरत नहीं है, तो मध्य प्रदेश में कौन सा एटॉमिक रिएक्टर बन रहा है, चुटका मंडला। चुटकी ली सरकार ने और मंडला में बना दिया, लेकिन उससे कुछ भी अभी तक बना नहीं पाए। ठीक है, अब आ जाते हैं तमिलनाडु में, तो कल्पक्कम अरे भगवान, हम्म, एक ही उपाय है कि मैं बोलूं ही नहीं बस। तो भैया चुटका मंडला मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं, देखो कभी तो ये क्वेश्चन मैचिंग में पूछ लिया जाता है, कभी कभी में कौन सा परमाणु रिएक्टर है, तो गुजरात में क्या है, कैसे याद रखोगे, गुजरात वाले खाखरा फाफड़ा नहीं खाते हैं, तो काकरा पारा है गुजरात में, क्या है, काकरा पारा। और देखो गुजराती हर चीज में शक्कर डाल देते हैं, मीठी दाल, तो एक है मीठी बिरदी। क्या क्या है गुजरात में, काकरा पारा, काकड़ा फाफड़ा नहीं लिखाना मीन्स में पता चले काकरा पारा गुजरात और मीठी बिरदी गुजरात, ये दो परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है, तो गुजरात में। कौन कौन से हैं, काकरा, ठीक है, तो ये काकरा पार या काकरा पारा और मीठी बिरदी, तो ये जो मीठी बिरदी है और
काकरापारा या काकरापार जो है ये आपके गुजरात में है। इन्हें कनेक्ट कैसे कर लेंगे कि भाई मीठा मीठा चलता है तो खाकड़ा फाफड़ा बनाते हैं तारक मेहता वाले, और एक ये, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रा से रावत भाटा, भुट्टे की तरह बुझ जाते हैं गर्मियों में, तो राजस्थान में कौन सा है, रावत भाटा है। ठीक है, इसके बाद का से कैगा और का से कर्नाटक, तो कैगा कर्नाटक में, का से कोडनकुलम नहीं कर देना कर्नाटक में, कुडनकुलम और कलपक्कम ये है तमिलनाडु में। इस पे बड़ा विवाद चला था अभी, ग्रीन पीस इंटरनेशनल पढ़ा रहे थे जब हम आपको, तब बताया था कि इन्होंने इस परियोजना को डिले करवा दिया था। तो कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में, जबकि कैगा कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में और नरोरा उत्तर प्रदेश में। तो नरोरा यूपी, ठीक, रट मारो अच्छे से, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, ठीक है, नरोरा रावत भाटा राजस्थान और कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु, और चुटका मंडला मध्य प्रदेश। तो चुटका जो है वो एमपी में है, तो चुटका मंडला मध्य प्रदेश में, तो चुटका मंडला एमपी में, और काकरापारा जो है वो कहाँ पर है आपका, गुजरात में, मीठी विरदी गुजरात में है। तो ये कुछ जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इनको डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बड़े सरल होते हैं। क्या होता है, जैसे सन, ठीक है, तो सन में जो एनर्जी सोर्स है उसका क्या है, तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन है कि क्या है, फ्यूजन है, यानी कि नाभिकीय संलयन है। ऐसे ही सन, अब सन में भी तो हाइड्रोजन रिएक्शन हो ही रही है, तो हाइड्रोजन बम, तो ये भी आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जबकि हम बात करें क्या, परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, तो न्यूक्लियर बम किस पर बेस्ड है, नाभिकीय विखंडन पर। बस इतनी से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और इससे सरल कुछ नहीं होता। अच्छा, कई बार तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, आपको एक क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला सैटेलाइट। तो भारत का जो पहला सैटेलाइट था वो कौन सा था, आर्यभट्ट था। तो भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, इंडिया एंटर्ड द स्पेस एज। तो किसके, डेफिनेटली जब हमने आर्यभट्ट भेजा उसी के साथ हम स्पेस में या स्पेस एज में हम पहुंच गए थे। कब भेजा गया था आर्यभट्ट, तो 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक 21 अप्रैल आती है जो कि पानीपत का युद्ध है, ये 19 अप्रैल है। ठीक है, तो 19 अप्रैल 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। पहला सैटेलाइट हमारा क्या था, आर्यभट्ट था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जो है वो सिमट गया तारा होता है, कोलैप्स्ड स्टार जो होता है ये ब्लैक होल कहलाता है। ठीक है, और भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, तो याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। भारत में अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक कौन है, विक्रम साराभाई। कहाँ था ये सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ था, कहीं था, नहीं था, बताओ भाई विक्रम साराभाई कहाँ था। ठीक, अब जैसे तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अब सन क्या है आपका, स्टार है। ठीक है, तो सन किससे कर रहे हैं, अब सन भी अगर एक स्टार या तारा है तो सन का सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन आपके संलयन द्वारा। सोलर सेल में क्या इस्तेमाल होता है बेटा, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। भारत में सर्वाधिक नाभिकीय ईंधन या न्यूक्लियर फ्यूल जो है, तो सर्वाधिक न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, याद रखिए, यूज हमारे यहाँ किसका हो रहा है, यूरेनियम का, लेकिन हमारे देश में खूब क्या है, थोरियम है। तो इस पर वैज्ञानिकों का बहुत काम चल रहा है कि कैसे भी हम इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लें, एप्लीकेशन में ले आए, कि क्या हो, ये जो थोरियम है उसे कन्वर्ट कर ले हम यूरेनियम में,
और अगर ऐसा हो जाएगा तब तो फिर सारी चीजें सॉल्व भी हो जाएंगी, हमारी जो ऊर्जा आवश्यकता है उसका एक बड़ा हिस्सा हम न्यूक्लियर एनर्जी से पूरा कर पाएंगे, और इस पे काफी कुछ काम चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का हुआ है परमाणु संयंत्र फोर्थ भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो ये नरोरा उत्तर प्रदेश वाला जो है ये अर्थक्वेक जोन के अंतर्गत आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा में प्रयुक्त यूरेनियम समस्थानिक क्या है, यूरेनियम 235 थीन, इसमें से बेचारा गायब हो गया। अगर ये गलती से आपके नोट्स में भी ऐसा हुआ हो तो आप लोग उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। देखो भारत में थोरियम है, और हम लोग करते किसका इस्तेमाल है सबसे ज्यादा, यूरेनियम 235 का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब कहाँ कहाँ कौन कौन से थे, जल्दी जल्दी बताओ न्यूक्लियर। अब जैसे कि सन एक स्टार है, और इसमें सोर्स क्या है, फ्यूजन या फिजन, फ्यूजन। अच्छा, तारे, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन फ्यूजन होता है। अच्छा एक बात बताओ कि सूर्य की ऊर्जा जो लाइट, मतलब ये जो है कलर कैसा होगा, याद रखिएगा जब भी अत्यधिक टेम्परेचर होता है तो वो कलर वाइट दिखाई देता है, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, गलत नहीं करना आप इस क्वेश्चन को। तो सन हो गया, परमाणु। अब जैसे देखिए परमाणु बम, परमाणु बम किसके, तो न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, फिजन यानी नाभिकीय विखंडन, और जबकि परमाणु हाइड्रोजन बम किस पर, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और परमाणु केंद्रों को याद रखना, तो कौन सा परमाणु केंद्र कहाँ है, काकरापारा, मीठी बिरदी, नरौरा राजस्थान में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, कोडन कुलम। ठीक, तो इनको आप बढ़िया से ध्यान रख लीजिएगा। और भारत का पहला, ठीक है, तो अब देखिए, अब थोड़ा सा हम सैटेलाइट की तरफ अगर चलें, तो प्रथम मानव अंतरिक्ष अभियान, मानव के लिए जो पहला अंतरिक्ष अभियान जो स्पेस मिशन भेजा गया था वो बोस्टोक से भेजा गया था 12 अप्रैल 1961 को। इंडिया का नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड की हम बात करें तो ये, और कौन गए थे अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले, पूछा जाता है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो स्पेस ट्रैवलर कौन थे, यूरी गागरिन। ठीक है, और 1 घंटा 48 मिनट जो है इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया था। अब ये तो अंतरिक्ष अभियान होगा मानव वाला, लेकिन अगर पूछें कि पहला स्पेस के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था, तो ये था स्पुतनिक फर्स्ट। इसके नाम पर क्या बना है, अरे कोविड में वैक्सीन नहीं आई थी रसिया की, नहीं सुनी, आप लोगों ने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी, अब तो भूल गए हम। कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड, ये दो बहुत चल रही थी इंडिया में, लेकिन स्पुतनिक किसकी थी, रशिया की थी। तो पहला जो कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो कौन सा है, स्पुतनिक फर्स्ट है, जो 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। ठीक है, और इसका जो रोटेशन पीरियड था वो 92 डेज था। बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आर्यभट्ट था। अच्छा इसके कारण भी हो रहा है। विश्व का पहला स्पुतनिक था, लेकिन अगर ह्यूमन वाला बोलें तो वो स्टोक से गया था। ठीक है, ह्यूमन वाले 1961 का है, जबकि और ओवरऑल बात करें तो सैटेलाइट पहला कब छोड़ा गया, 4 अक्टूबर 1957 को। दूसरा 3 नवंबर को छोड़ा गया, स्पुतनिक फर्स्ट, और स्पुतनिक स्पुतनिक सेकंड। चंद्रमा पर अगर हम बात करें तो मून पर पहला कौन सा गया, तो चंद्रमा पर अपोलो 11 गया था। देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आर्यभट्ट, विश्व का पहला स्पुतनिक फर्स्ट, और दूसरा स्पुतनिक सेकंड
ह्यूमन वाला मानव का अंतरिक्ष मिशन बोस्टॉक, मानव वाला 61 का है, ओवरऑल 1957 में है, और भारत का 1975 का। कब? 21 नहीं, 19 अप्रैल। ठीक है, अब चंद्रमा पर बात करें तो अपोलो 11 16 जुलाई 1969। एक और इम्पोर्टेंट चीज हो गई 1969 में कि चंद्रमा पर पहली बार पहुंच गए। तो ये जो नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने तो बेटा चंद्रमा पे पैर रखे थे, धरती पे उतरे थे। ये थोड़े डर गए होंगे, कॉलिंस साहब बोले हम नहीं जा रहे, क्या पता वापस आ पाए कि नहीं, तो ये वहीं रहे थे। लेकिन ये गए थे तीनों साथ में। कौन कौन? सबसे ज्यादा आप किनका नाम सुनते हैं? नील आर्मस्ट्रांग का। ठीक है, एडविन एल्ड्रिन भी इन्हीं के साथ थे, और माइकल कॉलिंस जो हैं, ठीक है, ये यान में थे। याद रखेंगे। अच्छा, भारत की तरफ से चंद्रमा पर कौन गया? बचपन से सुनते आ रहे हो आप लोग, ये 9th 10th में आपके में सब में स्पेस होता था ना। राकेश शर्मा। ठीक है, तो चंद्रमा पर जाने वाले पहले कौन थे अपने? राकेश शर्मा थे। इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, पीएसएलवी पे मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में कुछ बता दूंगा, बट आते नहीं है इनसे क्वेश्चन, पीएसएलवी जीएसएलवी, तो इन पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक आध क्वेश्चन बेटा क्रायोजेनिक से बना है। अच्छा, इसमें आपको देखो स्पेस वाला जो स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आपको ध्यान कहाँ रखना है। विश्व का पहला अंतरिक्ष अभियान स्पुतनिक फर्स्ट था, 1957 में था। स्पुतनिक सेकंड था। ह्यूमन सैटेलाइट के रूप में अगर ह्यूमन गया था तो वो वोस्टॉक था, 1961 में था। और इंडिया का जो था वो 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट था। बस यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते। अब इनको अगर हम थोड़ा सा करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि यहां से करंट में क्वेश्चंस बनने की, चूंकि हम अंतरिक्ष में, आप अगर देखोगे स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत बहुत आगे आ गया। मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि आज की डेट में हम नासा से कहीं कम नहीं है, और कुछ मामलों में तो हम नासा से भी आगे हैं, अगर हमें हमारे वैज्ञानिकों को प्रॉपर फंडिंग मिल जाए। और फ्री एंड जिसे बोलते हैं ना, कि लो आपके पास खूब फंड है और आप करो, भेजो अंतरिक्ष यान और इस तरीके की खोजें करो, तो भारत बहुत आगे हो। और याद रखिएगा, एक लंबे समय से स्पेस में और आईटी में। किसमें? अच्छा, भारत में से किन किन क्षेत्रों में मतलब अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है? बताइए कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं। लाइव में आवाज आ रही है बेटा? लिंक तो नहीं गई? लाइव क्लास आ रही है? बताएं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां यूएसए से हम कम नहीं है। आईटी है, फिनटेक, अच्छा ठीक है। चलो, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी में लेकिन स्पेसिफाई अगर आप आईटी में देखोगे, हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और एक लंबे समय से कर रहे हैं। तो तभी जब ये टैरिफ लगाता है ना, तो हमारे इंडिया के शेयर्स टीसीएस और इन सब के, इंफोसिस के क्यों गिरते हैं? क्योंकि ज़्यादातर इनका एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है? ठीक है, यूएसए में हो रहा है और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है। तो बहुत फर्क पड़ता है। और आईटी प्रोफेशनल्स भी यूएसए में बहुत है, हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, वैज्ञानिक हैं या डॉक्टर्स हैं। अच्छा, मेडिसिन के क्षेत्र में भी हमने बहुत डेवलपमेंट की। अगर आज आप सस्ती, अब आप थोड़ा दूसरे देशों के कंपैरेटिवली बोलना, व्यक्ति के पॉइंट से सस्ती कहीं नहीं है ये। तो आज मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज जो दुनिया में, अगर आप अलग अलग देशों से कंपैरिजन करेंगे, तो इंडिया में बहुत अच्छी और बहुत सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। क्योंकि इंडिया के लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी कम है, हमारी नेशनल इनकम कम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो वो स्वास्थ्य सुविधाएं हमें महंगी लगती हैं। बट दुनिया के अलग अलग देशों से जब आप कंपैरिजन करोगे, तो सबसे अच्छी जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो आज की डेट में भारत में है। फार्मा सेक्टर में भी इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और बहुत ग्रोथ कर चुका है। स्पेस में भी, आईटी में भी,
तो इन क्षेत्रों में मतलब, और आप बाकी तो जानते ही हैं, और भी और किसमें भारत अच्छा है वैसे? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत अच्छा? हाँ, लिंक भेज देना योगी। हम्म। अच्छा, चावल में भारत कौन से स्थान पर? ठीक है, तो अब हम चावल उत्पादन में नंबर 1 है, और दूध में भी हम नंबर 1 है। ठीक है, तो चावल की दूध की खीर बना के खा जाते हैं, चाय अच्छी है हमारे यहाँ, शक्कर भी पर्याप्त मात्रा में होती है, और फिर हम लोग खूब चाय पीते हैं। हम ही लोग दिन में 2 3 3 बार चाय पी लेते हैं, तो आप समझ लो, दूध शक्कर चाय, किस्सा खत्म। ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। योगी लिंक लिंक भेज दो। चलिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्रायोजेनिक टेक्निक पर। तो देखिए आपको, अच्छा पहले तो आप बताइए, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो किसी भी चीज को जब हम अत्यधिक निम्न ताप पर संरक्षित करते हैं, तो प्रिजर्वेशन एट लो टेम्परेचर, निम्न ताप पर जब वस्तुओं को परिरक्षित किया, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी हमारा फूड प्रोडक्ट है खराब हो रहा है, तो क्या करते हैं? डीप फ्रीज कर दो। जैसे मटर, मटर का क्या करते हैं? डीप फ्रीज कर देते हैं, आराम से वो पड़ी रहती है। अभी जैसे मटर खूब आ रही है, फिर इसको डीप फ्रीज कर देंगे, और फिर आराम से हम इसे कब खाएंगे? अप्रैल मई जून में। हालांकि अब तो बहुत सारी चीजें मिलने लगी हैं, बट फिर भी, लेकिन अगर आप छोटे छोटे एरियाज के लिए बात करोगे तो, अच्छा, लेकिन छोटे एरियाज के लिए दिक्कत ये है कि उनके पास डीप फ्रीज की भी सुविधा नहीं है कई बार। तो ना मटर है, ना डीप फ्रीज है। ठीक, तो वो तो भैया ऐसे करते हैं। तो क्रायोजेनिक टेक्निक ध्यान रखना बेटा, कैमलिंग उन्नस जो थे, इन्होंने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था 1894 में। क्रायोजेनिक तकनीक में क्या होता है, तो 0 से 238 डिग्री फ़ारेनहीट पर ये काम करती है। रॉकेट और मिसाइलों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो बेसिकली जो इंजन होते हैं आपके, रॉकेट जो होते हैं, जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, रॉकेट से ही भेजते हैं, तो इनके लिए हम कौन सी तकनीक यूज करते हैं? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक आध बार कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि रॉकेट को, मिसाइल्स को भेजने में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब जैसे एक है रैमजेट। तो रैमजेट क्या है, तो किसी प्रकार के गतिमान पुर्जों का अभाव। उद्देश्य क्या? अधिकतम गति प्राप्त करना, जैसे 5 मैक तक। तो रैमजेट इंजन कैसे होते हैं? ये किसी वायुयान की अग्र दिशा में गति वाली हवा को संपीड़ित करते हैं। तो रैमजेट इंजन मतलब आप 5 मैक तक की जो स्पीड है वो रैमजेट इंजन से प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक होता है साउंडिंग रॉकेट। तो 50 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिवहन करने के लिए इसका होता है। तो साउंडिंग रॉकेट बेसिकली रिसर्च रॉकेट होते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मापन और अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों का उपयोग करते हैं, कि भाई कुछ कुछ चीज़ों का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। साउंडिंग रॉकेट ये कोई नहीं पूछता। स्क्रैम जेट ये भी नहीं आता है, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, बस दे दिया। इम्पोर्टेंट है चंद्रयान 2। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको ध्यान क्या रखना है? विश्व का पहला मिशन कौन सा है? भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? मानव वाला कौन सा है? पहला व्यक्ति जिसने अंतरिक्ष यात्रा की, यूरी गागरिन थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। भारत के पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे। क्वेश्चंस यूजुअली इन्हीं से पूछे गए हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली अब कहाँ से कनेक्ट होते हैं, तो इसके बाद के जो क्वेश्चंस कनेक्ट होते हैं वो करंट से होते हैं। ठीक है, तो करंट पढ़ते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने लेटेस्ट 6 8 महीने में जो भी मिशन अंतरिक्ष में भेजे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा, हम जैसे अभी भारी एक बहुत हैवी सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च किया था,
तो वो आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो करंट अफेयर के दौरान आप उसे पढ़ेंगे ही। चंद्रयान 2 बेटा ध्यान रखिएगा ये। तो चंद्रयान 2 कब? चंद्रमा के बहिर्मंडल में ऑर्गन 50 की उपस्थिति की खोज की थी इसने। ठीक, कब प्रक्षेपित किया गया ये डेट पूछी गई है, तो 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। और कितने किलोग्राम का था? तो 3850 किलोग्राम का था। इसको आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट इसकी डेट आ सकती है एग्जाम में कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया, तो 22 जुलाई 2019 को ये प्रक्षेपित किया था। कहाँ से? ठीक है। अब याद रखिएगा, अब जैसे चंद्रमा पर लैंडिंग की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम नामक लैंडर लैंडित हुआ था। ठीक है, तो और लैंडिंग के दौरान संपर्क टूटने के कारण ये असफल भी हो गया था। तो ये जो विक्रम था ये कैसा हो गया? तो बेसिकली ये टूट गया था, इसको कुछ नुकसान पहुंचा था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बस एक ही क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकता है, वो क्या है आपका? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। अच्छा, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे, चलिए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी बुक द विंग्स ऑफ फायर। बेसिकली ये ना उतनी टेक्नोलॉजी आती नहीं है एमपीपीएससी में। टेक्नोलॉजी क्या आती है? अब जैसे यही क्वेश्चन आप यूपीएससी के लिए पढ़ते तो आपको एक एक चीज पढ़नी होती कि पीएसएलवी क्या होते हैं, जीएसएलवी क्या होते हैं, स्क्रैम जेट इंजन की टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो कई बार आपके इनसे क्वेश्चंस चूंकि बनते नहीं है, तो उन पे हम अपनी ज़्यादा एनर्जी बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि होगा क्या कि साइंस बेमतलब में खिंचेगा और उस पर क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं। तो आपको बस स्पेस टेक्नोलॉजी में एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि एक जो स्ट्रेट सेक्शन है जिसे हम बोलते हैं कि कन्वेंशनल जो आता है मिसलेनियस टाइप का, और दूसरा करंट, तो सीसी से ही कनेक्ट करो, बाकी चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं है। अब जैसे बड़े सरल से, मतलब आपने बहुत सारी स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ी और उसने पूछ लिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, वो वैसे ही कि चंदेल वंश पूरा पड़ा था, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? चंदेल ने। आपको बहुत तकलीफ होती है इतना चंदेल पढ़ने के बाद, क्योंकि ये तो हमें वैसे ही पता है कि चंदेलों ने बनवाए। ठीक है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस। ठीक है, तो टेसी थॉमस दो हैं वो क्या है? ठीक है, इसी तरीके से इनकी बुक, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बुक कौन सी है? द विंग्स ऑफ फायर, ये पूछी गई है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, मतलब ये कुछ एक चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं, बस उन्हीं को आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक, ये सब हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। अच्छा, ये है तो डिसीज, आप लोग कैसे कह रहे थे डिसीज नहीं है? अच्छा, इतनी दी है बस। चलो कोई नहीं, अब आ जाए हम लोग अपने टॉपिक पर। पढ़ना है या नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना? कौन कौन मना कर रहा है? कोई नहीं बोलेगा अब, हाँ? चलो, चलो सरल सा टॉपिक निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। सरल सा टॉपिक निकला भाई कोई। विटामिन तो हो ही गया हमारा। स्केलेटन सिस्टम पढ़ा देते हैं, जल्दी भी खत्म हो जाएगा और एक टॉपिक भी हो जाएगा आपका। चलो जल्दी से बताओ आप लोग पहले तो कि जो, कहाँ गया स्केलेटन? ढूंढने दो इसको तब तक।
तब तक हम बात कर लेते हैं। देखिए स्केलेटन सिस्टम जो है हमारा दो तरीके से वर्क करता है। कौन कौन से होते हैं? एक अपेंडिकुलर और एक एक्सियल। ठीक है, तो एक होता है अपेंडिकुलर यानी उपांगीय, और एक्सियल यानी कि अक्षीय। तो दो तरीके से स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल मतलब जो हमारी बेसिकली एक्सिस को बनाता है, ठीक है, और अपेंडिकुलर मतलब हाथ और पैर से जो मिलकर बनता है वो सिस्टम होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं स्केलेटल सिस्टम से? तो जो बहुत सरल से क्वेश्चन है, मानव में कुल कितनी बोन होती हैं? ठीक है, तो मानव में जो बोन होती हैं वो कितनी होती हैं? 206, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर एक हमने आपको याद करो लिगामेंट और टेंडन पढ़ाए थे। क्या थे लिगामेंट और टेंडन? तो बोन से बोन को जोड़ने वाला जो था लिगामेंट था। ठीक है, किसके किसको? हड्डी से हड्डी को। तो बोन से बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट था, और मसल से बोन को जोड़ने वाला टेंडन था। ये बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। टोटल कितनी है? 206 है। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि न्यूबॉर्न में, तो न्यूबॉर्न जो होता है इसमें 300 बोन्स होती हैं। अच्छा, बड़े सरल सरल से क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया रिब्स यानी कि पसलियां। तो पसलियां कितनी होती हैं? 12 पेयर या 12 जोड़ी, यानी टोटल 24 होती हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके अलावा इस क्रेनियम में टोटल जो हमारा हेड है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? सिर में कुल कितनी होती है? देखो, एक तो ये क्रेनियम है, इसमें हाँ जी। अच्छा चलो फेस में बता दो। तो इसे तो याद रख लो, फेस 14। चेहरे में हिंदी में करना है तो चेहरा 14, इंग्लिश में फेस 14। ईयर आपके कान में, एक कान में 3 होती हैं, 2 कान होते हैं तो 6 हो जाती हैं। एक होती है हायोइड। कौन सी होती है? हायोइड। और इसके अलावा क्रेनियम। क्रेनियम यानी कि कपाल। तो टोटल कितनी है? इसमें होती है बेटा 8। टोटल कर लो, 14 6 20 8 28 1 29। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पूरा खोपड़ा है आपका, इसमें कितनी हड्डियां हैं, तो 29 होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पूरा हमारा ये जो खोपड़ा है, सिर जो है, इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखो क्रेनियम ये ऊपर वाला, कान में 3 3, ये कान की हड्डियां पूछ ली जाती हैं। तो कान को आप मिस से याद रख लो, और अगर मिस अच्छी नहीं लगती हो तो सिम याद रख लो, जो आपको पसंद हो। सिम कहाँ डालते हैं? मोबाइल के ऊपर कि अंदर? हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिम जो है तो ये कैसा क्रम है, अंदर से बाहर की तरफ। या मिस याद रख लो, जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में गए तो रिसेप्शन पे मैडम मिलती हैं, तो ये मिस है तो ये कैसा होगा? आउटर से इनर की तरफ क्रम होगा, मतलब जो हड्डियां हैं उनका क्रम। जैसे हम कान में बाहर से देखें तो सबसे पहले क्या मिलेगी? मेलियस एम, फिर इनकस आई, और एस से स्टेपीज। तो कौन सी हड्डियां होती हैं? मेलियस, फिर इनकस, स्टेपीज। इसे स्टेप्स भी बोलते हैं। तो ये जो मेलियस, इनकस और स्टेपीज है, ये जो एस है ना, कौन सी? एस, स्टेपीज या स्टेप्स। तो ये जो स्टेपीज बोन है, एस से स्मॉल है ये। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान में पाई जाती है, और कौन सी होती है? स्टेप्स या स्टेपीज होती है। ध्यान रखेंगे। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, और सबसे बड़ी फीमर। ठीक है, थाई बोन जो होती है, जांग की हड्डी जिसे बोलते हैं, तो लार्जेस्ट बोन फीमर। तो स्मॉलेस्ट कौन सी है? लार्जेस्ट। ठीक है, तो एप से फुट, एप से फीमर। तो आपके पैर की हड्डी कौन सी है? थाई की बेसिकली। तो लार्जेस्ट फीमर है, स्मॉलेस्ट स्टेपीज है। कान में कुल कितनी हड्डियां?
तीन इसमें, तीन इसमें, तो 6 हड्डियां होती हैं। और उनका क्रम क्या है, कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं। तो बाहर, जैसे ये पेन है, मैं यहाँ से अगर अपना पेन कान में इंसर्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले कौन सी हड्डी मिलेगी? एम से मेलियस, फिर आई से इनकस, और एस से स्टेपीज। और यही स्टेपीज है जो ईयर ड्रम हमारे कान के पर्दे पर टक टक करती है। सुन ले भाई, बहरे व्यक्ति, सुनाई नहीं दे रहा है तो सुन ले। ठीक है, तो मेलियस, इनकस, स्टेपीज। तो ये कैसा क्रम है? बाहर से अंदर। याद कैसे रखोगे? मिस बाहर है, और अगर ये ना याद रहे तो सिम के अंदर होती है, तो सबसे अंदर स्टेपीज, इनकस, फिर मेलियस। सबसे बाहर हो गई। तो जो भी आपको याद रखना है, तो ये कैसा होगा? इनर से आउटर की तरफ। ठीक, ये दो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्स याद रखना। इसके अलावा बेटा एक वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी का फॉर्मूला होता है, याद है? C7T12L5S5CX4। ये जो फॉर्मूला है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सी से सर्वाइकल यानी गर्दन में जो कशेरुकाएं हैं, वर्टिब्रा हैं, वो कितनी है? 7 हैं। फिर थॉरेक्स में उसके नीचे 12 हैं। लंबर रीजन में कितनी है? 5 है। सैक्रल में भी 5 है। और CX4 कॉकिक्स जो कशेरुका 8-10 घंटे लगातार बैठने के बाद आपको दर्द होता है, बेचारी यही है जो तकलीफ में आती है, वो कॉकिक्स है। ठीक है, तो ये 4 होती हैं। तो कितनी हो गई? 7 और 12 19, और 10 29 4 33। तो 33 कशेरुका है, लेकिन ये बड़े में फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी बचती है? ये आप लोगों का होमवर्क है। रीढ़ की हड्डी में कुल, यंग स्टेज में कुल कितनी हड्डियां या वर्टिब्रा होती हैं? कल बताना, होमवर्क है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, रीढ़ की हड्डी का फॉर्मूला क्या है वर्टिब्रल कॉलम का या रीढ़ की हड्डी का? C7, C मतलब सर्वाइकल, T मतलब थॉरेक्स, L मतलब लंबर, S मतलब सैक्रल, और CX मतलब कॉकेक्स। याद रखेंगे। अब बात करते हैं हाथ पैरों की हड्डियां। अच्छा, एक और ब्यूटी बोन, बेचारी ये नाराज हो जाएगी नहीं तो। ये जो यहाँ है, ठीक है, गर्मियों में अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, अब जैकेट हटाने की हिम्मत नहीं है तो आप अपनी छू लीजिए, दुबले पतले लोगों को आराम से फील होगी, ऐसा कोई है नहीं जिसको फील ना हो। ठीक है, तो ये जो है ये हड्डी कौन सी है? हैं? ये कॉलर बोन है। अरे कॉलर यहीं पे है ना, तो कॉलर बोन। ठीक है, दूसरा नाम ब्यूटी बोन, और तीसरा नाम क्लेविकल। क्या कहा जाता है इसे? क्लेविकल या कॉलर बोन, और इसी का नाम ब्यूटी बोन। पहले बेटा कुछ समय पहले तक जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताएं होती थी, क्या हो गया? हमसे पूछ लो। तो पहले जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताएं जो होती थी, तो उनमें ना मोटी ताजी लड़कियों को नहीं लिया जाता था जिसकी क्लेविकल नहीं दिख रही हो। अब गाउन पहनना है, तो क्लेविकल अगर नहीं दिख रही मतलब आप थोड़ी खाई पी हैं, तो आपको उस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता था। तो इसीलिए इसका नाम क्या था? ब्यूटी बोन। ठीक है, यही कॉलर पर होती है, तो कॉलर बोन, और ये क्लेविकल है। और ये देखिए आपका जो कंधा है, शोल्डर ज्वाइंट जो है, ये इससे ही जुड़ा है। अगर आप देखोगे एक सिरा किससे जुड़ी है? ये क्लेविकल से जुड़ी है। और दूसरा हिस्सा यहाँ किससे जुड़ा है? यहाँ एक हड्डी होती है, क्या नाम है इसका? स्टर्नम। ठीक है, तो ये स्टर्नम से जुड़ती है। एक्चुअली यही स्टर्नम है जिससे आपकी क्या जुड़ी होती है? रिब्स जुड़ी होती है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये किससे जुड़ी है? जो आपका क्लेविकल किससे जुड़ी है? शोल्डर ज्वाइंट जो है, इससे आपको ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्लेविकल को ब्यूटी बोन कहते हैं। अब हड्डियों को काउंट कर लो, कुछ नहीं, यहाँ पे आओ, क्या है ये? हैंड में H4 हैंड, हैंड में ह्यूमरस। कैसे याद रखोगे? H से
हाथ और पैर की बिल्कुल अच्छे से, ये हैंड वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ह्यूमरस कितनी होंगी? दो हाथ हैं तो दो ह्यूमरस होंगी। तुलना कर लो आप, तो पैर में क्या थी? पैर में फीमर, तो ये हो जाता है एक, तो आपका दो पैर हैं तो दो फीमर हैं। अब हाथ से नीचे आओ, तो एक होती है यहाँ रेडियस और एक होती है अल्ना। छोटी वाली जो उंगली की तरफ होती है बेचारी, ये अल्ना है, और अंगूठे की तरफ रेडियस है। तो रेडियस अल्ना हो गई, हाथ में पैर में नहीं, क्या है? रेडियस और अल्ना, दो दो होंगी, दो दो हाथ है ना। पैर में चलो, तो जिस तरीके से रेडियस अल्ना होती है वैसे ही पैर में टिबिया और फिब्यूला होती है। टिबिया जो चौड़ी होती है और एक होती है फिब्यूला। अच्छा, ऐसे याद रख लेना, जब आप दौड़ते हैं स्कूल में क्लासेस में, जब होता है ना दौड़ते थे, जो टेबल से टकराए, आपने देखा हो घुटने के नीचे की हड्डी टेबल से बहुत टकराती थी, छोटी छोटी जो बेंच टेबल होती थी, जो टेबल से टकराए वो टिबिया, और बहुत दर्द होता था, एकदम बैठ ही जाते थे वहीं नीचे धरती में ही। तो टिबिया दो, फिब्यूला दो, और टिबिया के बगल में जो पतली सी हड्डी जुड़ी है जो आप नीचे देखोगे यहाँ, वो फिब्यूला होती है। तो हो गई आपकी। चलो अब हम यहाँ आ गए, ये अब ये कलाई, ठीक है, तो हेमा मालिनी वाली छोड़ मेरी कलाई, तो कलाई में कितनी होंगी ये? क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल, याद रखना। ठीक, तो कार्पल बोन्स कितनी होती हैं? कलाई में होती है 8। अच्छा, आपको फील नहीं होगा यार, यहाँ लग नहीं रहा है 8 हड्डियां हैं, लेकिन होती हैं 8। तो कार्पल कितनी? कलाई की हड्डियां कितनी? कार्पल कलाई में कितनी है भाई? 8, और दो हाथ हैं तो ऐसे ही पैर में टार्सल होती हैं। एड़ी में जो हड्डियां होती हैं ना, ठीक है, कहाँ? एड़ी में टार्सल होती हैं 7। बस इतना ही अंतर है। कार्पल हो गया, टार्सल हो गया, और नीचे चलो। अब यहाँ अगर कार्पल के आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? देखो अभी ये कार्पल है, तो ये मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल कितनी है? 5 उंगलियों को जाएंगी, तो 1 2 3 4 5। तो मेटाकार्पल कितनी हो गई? और दो हाथ है। अच्छा, यहाँ कार्पल है तो मेटाकार्पल हो गई, वहां टार्सल है तो मेटाटार्सल। कितनी होंगी? पाँव में भी 5 ही उंगलियां होती हैं, 6 तो नहीं है। कौन है ये 6 वाला? ऋतिक रोशन। कोई है क्या? नहीं। अब हम यहाँ आ गए अपने, तो ये क्या थी? मेटाकार्पल। अब ये क्या? उंगलियों उंगलियों को बोलते हैं फेलेंजेस। तो फेलेंजेस में बेटा कितनी होती हैं? तो देखो मेरी छोटी उंगली में 1 2 3, बड़ी उंगली में भी 1 2 3, तो 4 उंगलियां, कितने हो गए? 12। और अंगूठे में दो नहीं होती, 3 ही होती है ना? कितनी होती हैं? 2 की 3 हैं? मुझे तो 2 ही दिख रही हैं। 2 ही होती हैं। बहुत जल्दी मान जाते हैं आप लोग। तो ये क्या कहलाती हैं? फेलेंजेस। ठीक है। अच्छा, पैरों में भी फेलेंजेस बोलते हैं, तो यहाँ भी कंफ्यूजन होता है पैरों में। अंगूठे को फील करोगे, आपको 3 दिखाई नहीं देंगी, तोड़ के नहीं देखना। बड़ी उंगली जो पैर की होती है उसमें थोड़ा सा फील आता है कि यहाँ 3 हो सकती हैं। अच्छा, सबसे आखिरी वाली में बहुत कंफ्यूजन है भाई, ये तो मुझे एक ही दिखती है, लेकिन होती वो 2 ही है। ठीक है, तो 4 उंगलियों में 3 3 3 3, मतलब अंगूठे में भी आपको ये ध्यान रखना है कि 12 ही होती हैं, सॉरी 14 ही पैरों में होती हैं, 14 ही हाथों में होती हैं फेलेंजेस। तो इनको आप ध्यान रखना। तो ये आपको, इसके अलावा आप देखिए टखना, बेचारी ये कटोरी, कटोरी टूट जाती है ना, गिरते हो आप, जैसे टकरा जाते हो एकदम तेजी से, आपको लगता है आज तो घुटना गया, तो ये घुटने की जो हड्डी होती है वो क्या होती है? पटेला।
क्या होती है? पटेला। तो कितने पटेला है? दो घुटने हैं तो दो पटेला है। पटेला सीसामोइड बोन है बेचारी, टूट जाती है ये कभी भी। अच्छा, आप अच्छे से घुटने के बल गिर जाओ, जैसे आपने क्रिकेटर्स वगैरह, ये बेचारे गिर जाते हैं कैच लेते समय, या कोई बॉलर ने एकदम से पैड वैड लगाए होते हैं, लेकिन जब फील्डिंग करते हैं तब टूटती है इनकी पटेला। तो ये पटेला दो है, दो होती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि जैसे क्वेश्चन बस यही आते हैं। लार्जेस्ट बोन फीमर, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज या स्टेप्स कान में। एक आध बार कार्पल पे पूछा गया है, तो कितनी होती है? 8 होती हैं। एक हाथ में, दूसरे हाथ में भी 8। इनके नाम बहुत अच्छे हैं, श्याम लाल टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। इन हड्डियों के नाम है ये। क्या पकाओ? श्याम लाल, ये तो ट्रिक है याद करने की। एस मतलब स्केफॉइड, लाल एल लूनेट, टी टॉर्निक्वेट, पी पॉर्क्वेट। याद करना है? नहीं करना, छोड़ दो। कार्पल कितनी? 8। मेटाकार्पल 5 उंगली तो 5 मेटाकार्पल। फैलेंजेस 14। ह्यूमरस, रेडियस, अल्लाह छोटी उंगली की तरफ, अल्लाह। अच्छा, आपको पता है जब आप कहीं जाते हो, गेट 8 से टकरा जाती है आपकी कॉर्नी ये बेचारी, तो कैसा लगता है आपको? करंट लगता है, झंझना जाते हैं। तो बेसिकली क्या होती है, जो अल्ना से जो अल्नर नर्व गुजरती है, कौन सी नर्व? अच्छा, हड्डी के ही नाम पे सारे नाम है। अल्ना हड्डी को जो नर्व आ रही है वो कहलाती अल्नर नर्व। बोलो। अल्नर नर्व जब हमारी ये टकराती है कॉर्नी वाला कहीं हिस्सा, तो हमें करंट लगता है, तो ये अल्नर नर्व के कारण लगता है। और इससे जो ब्लड वेसल, इसको ब्लड लाएगी तो वो होगी अल्नर आर्टरी। और जो यहाँ से ब्लड को वापस ले जाएगी वो होगी अल्नर वेन। ठीक है, तो सरल सी चीज है। अब जैसे आप देखोगे, एक अल्ना थी और एक क्या थी? रेडियल। और जो रेडियल होती है ना, जो बड़े अंगूठे की तरफ जो होती है रेडियल, पल्स कहाँ ली जाती है? तो पूछा जाता है कि पल्स जो लेते हैं वो कौन सी हड्डी पर? आप अच्छे से देखोगे। अच्छा, कुछ लोग तो यहाँ भी पकड़ लेते हैं और उन्हें मिल भी गई। अच्छा, यहाँ है नहीं पल्स वल्स कुछ? कहाँ देखना है? अंगूठे के हड्डी जो है पास वाली, यहाँ देखोगे। अच्छा, फील हो रही है ना सबको अपनी पल्स? कुछ तो बोलो। वंशिका, आ रही है आवाज? क्या पल्सेशन फील हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा, वो सच बता रहे हैं, उसके फेस से तो यही लग रहा है। बताओ जल्दी। नहीं आ रहा। ये अंगूठा, ये हड्डी, ऐसे रखो। साक्षी बनो, साक्षी की ये जीवित हैं। दिखाओ इन्हें कि हाँ आ रहा है पल्सेशन। सीरियसली किसको नहीं मिल रहा? अगर नहीं मिल रहा है तो सोचने वाला विषय है। ठीक है, ठीक। तो किस पर लेते हैं पल्स? तो ये जो रेडियल है, ठीक है, कौन सी आर्टरी? रेडियल आर्टरी जो है, यहां पर पल्स लेते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। हीरोइन, खट, मैं जान दे दूंगी। अच्छा, सबसे ज्यादा ये रेडियली काटती हैं लड़कियां। ठीक है, आप में से कोई नहीं है इतना पहलवान काटने वाला। खून देख के, अच्छा पता है आप में से तो कईयों को वॉमिटिंग आ जाएगी खून देख के। ब्लड देख सकते हो? कौन है ऐसा? पक्का? चलना एक आध दिन, मैडम सीजरियन सेक्शन करेंगी, देखना। हाँ, सीरियसली? तुम ऑपरेशन थिएटर में उल्टी कर दोगी, तो विश्वास नहीं हो तो। तुम्हें पता है कैसे ब्लड कैसे काटती हैं? पेट देगा, पेट काटती है ना सीजरियन, बच्चा कैसे बाहर निकलेगा? देखा है सीजर होते हुए? यूट्यूब और हकीकत में बहुत अंतर है। नहीं दिखता वैसा, यही तो अंतर है। अच्छा, एक बात बताओ, मूवी में इतने मर्डर हो जाते हैं, आज तक आप डरे? और रियल में देख लो, छोटी सी लड़ाई क्या, आपको पता नहीं कितने दिन तक वो मर्डर आपके जीवन में ही बना रहेगा। अच्छा, पहली तो वो चाकू वाला आपके पीछे भी तो होगा, इसने, ये कौन है? प्रत्यक्षदर्शी है ये। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा कि ये आज नहीं तो कल हमें मार ही देगा।
तो रियलिटी, अच्छा याद रखना, आप कब्रिस्तान को पिक्चरों में देखते हो जाके, वो बाबा जी बैठे हैं, एक दिन आप कब्रिस्तान में जाके देखो रात को 8 बजे। गए हैं कोई? गई हो? कितनी देर के लिए? वाह, अच्छा लगता है। मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे, आप चले जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि कोई अभी उठ के आ जाएगा। आपको ऐसी, और मजेदार, अगर हवा चल रही हो ना, पत्ते भी गिर जाएं, ईमानदारी वाली फीलिंग बताना, मतलब जो लोग गए हो, पत्ते यहाँ से ऐसे ऐसे गिरे ना, और उसके बाद भी लगता है कि कोई तो आया है। ठीक है, होता एक्चुअल में यही है। हाँ, वो एक अलग बात है कि कुछ लोग बहुत डेयरिंग होते हैं, मैं तो सो जाऊंगा मुर्दे के बगल पे सिर रख के, बोले लो, उनको कुछ नहीं होता। तो वो अपवाद वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य बात की जा रही है, जिनमें एड्रीनेलिन है, उनका एड्रीनेलिन पता नहीं क्यों नहीं निकलता। तो रेडियल आर्टरी पे बेटा पल्स जो है, पल्स का हिंदी मीनिंग होता है नाड़ी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाड़ी या पल्स रेट कहाँ देखी जाती है, तो पल्स रेट, आर रेट, रेडियल पर, अल्लाह पर नहीं, रेडियल आर्टरी पर देखी जाती है। कितनी होती है पल्स रेट? नॉर्मल अगर हम देखें तो 72 पर मिनट, यही होती है, पक्का 72 ही होती है। अच्छा ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रेडियल आर्टरी है तो ह्यूमरस हो गई, ह्यूमरस अल्ला, कार्पल बोन, मेटाकार्पल, और ये फैलेंजेस। सेम फीमर, फीमर के बाद टिबिया फिब्यूला, इसके बाद घुटने की हड्डी, पटेला, टार्सल बोन, मेटाटार्सल, और फैलेंजेस। तो ये हड्डियां होती हैं जिनको आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। बस क्वेश्चन यही आते हैं, टोटल बोन्स कितनी होती हैं, 206 होती हैं कि 204? 206। बच्चों में कितनी होती है, नवजात में 300। ठीक है, लिगामेंट क्या होते हैं, टेंडन क्या होते हैं, रिब्स कितनी होती हैं, आपकी वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है, यही एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लार्जेस्ट बोन फीमर है, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज है। सिर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 29 होती हैं। चेहरे में, चा से चेहरा, फेस 14 या चेहरा 14, ये हड्डियां होती हैं। ये हो गया आपका स्केलेटल सिस्टम। और ये दो टाइप का था, एक अपेंडिकुलर यानी उपांगीय, हाथ पैरों की हड्डियां अपेंडिकुलर में आती हैं, और एक्सियल वाली, अल्लाह सिर की और वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियां हैं वो एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। ठीक, खत्म। और बोन की स्टडी ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका एक चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, आप लोग आज थोड़े एंथुजियाज्म में कम लग रहे हैं, क्या बताएं, बताओ ना, थोड़ा और क्या पूछना चाह रहे हो? पल्स रेट, पल्स देख के कैसे पहचान लेते हैं इनको बुखार है? वाह, वो डॉक्टर नहीं होते, वो वैद्य होते हैं। नाड़ी ज्यादातर देखने वाले वैद्य होते हैं। देखो एक्चुअली एक और चीज याद रखना कि अगर आप बीमार होंगे तो यूजली आपकी पल्स तेज चलेगी। ठीक है, और पल्स अगर बहुत धीमी चल रही है तो आप हाइपोटेंशन वाले हैं। मतलब बीपी बहुत कम हो रहा है। तो ज्यादा और कम दोनों खतरनाक है। लेकिन जैसे मैं बताऊं ना, गर्ल्स में बहुत सारी लड़कियों की पल्स कम होती है, बीपी भी कम होता है। ठीक है, मतलब बहुत आइडियलिस्टिक कंडीशन होती है जो हम 120 और 80 देखते हैं कि 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। लड़कियों में यूजली आपको ये कैसा दिखेगा, 70 110, और कुछ का तो 70 100 ही। अच्छा, 100 पे तो लोगों को लगता है हाइपोटेंशन है, नहीं, उनका जीवन ऐसे ही चलना है, वो पैदाइशी हाइपोटेंशन है। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कुछ लोग जो पैदाइशी हाइपरटेंशन वाले होते हैं, अच्छा ये मेल में होगा यूजली, उनका बीपी आपको हमेशा 130 140 मिलेगा। वो उसी के लिए एडजस्ट हैं और उनको बढ़िया है जीवन, कोई दिक्कत नहीं है। आइडियल कंडीशन 120 80 होती है। जिसका आइडियल है बहुत अच्छी बात है। अरे यार मत करो टाइम खराब, फालतू कहाँ चक्कर में पड़े हो। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जानते हो आप लोग? पहले तो मुझे, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अब आप नहीं।
ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? स्पिग्मो मैनोमीटर। तो ये याद रखना, ये जो स्पिग्मो मैनोमीटर है ना बेटा, इससे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। तो देखिए, आप जो सिस्टोलिक प्रेशर है और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, आप बस प्रैक्टिकल समझ लो, जो आपके काम का, एग्जाम के काम का और दैनिक जीवन में, जब आप स्पिग्मो मैनोमीटर से, या तो आप मैनुअल वाला या आपका डिजिटल वाला, कोई भी आप कफ बांधते हो, यहाँ पे पट्टा बांध देते हैं, यहाँ स्टेथोस्कोप रखना है आपको, कहाँ पे, यहाँ, नॉब खोल लेना, नहीं तो कहते सुनाई नहीं दे रहा, ये तो गया, ठीक है, टक टक करके देख लेना आवाज आ रही हो कान में, स्टेथोस्कोप यहाँ पे रखिए आपने। अब अगर आप मैनुअल से कर रहे हैं तो पहले करिए करिए करिए, 160 170 तक पहुंच जाए, बंद कर दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, 200 250 तक लेके जा रहे हो, पता चले बीपी लेते समय पेशेंट निपट गया, क्योंकि एकदम से उसे घबराहट हो सकती है। बहुत स्पीड में किया जाता है ये सब। आप तो डिजिटल पे आइए, जल्दी से बांधिए, लिटाइए मजे से, उसके हार्ट को, हाथ को और स्पिग्मो मैनोमीटर को एक ही लेंथ पर रखिए, एक ही डिस्टेंस, मतलब वो एक ही हाइट होनी चाहिए, लेंथ नहीं सॉरी, और बढ़िया से मेजर करिए। तो सबसे पहले आपको क्या होता है, जैसे आप जब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, हम मैनुअल की बात कर रहे हैं, तो आपको, जैसे आपने किया किया, अब नॉब खोली तो एयर रिलीज होती है, तो नीचे जैसे ही आएगा वो, मान लो आपने 160 तक उसको किया, अब 160 150 140 130 120, अगर नॉर्मल होगा किसी का तो 120 से 115 से 130 के बीच में आपको टक टक की आवाज, हार्ट बीट सुनाई देना शुरू होगी। तो ये प्रेशर होता है आपका सिस्टोलिक, अपर वाला। अब आपको सुनाई दे रही टक 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 टक, मरा नहीं है, सुनाई देना जब एकदम से आपको डिसअपियर हो जाएगा, आप तो नोक खोले हो, धीरे धीरे एयर प्रेशर कम हो रहा है, मरकरी गिर रही है नीचे, गिर रही है गिर रही है, तो आप देखेंगे कि 80 70 82 85, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, 85 से 75 है, 70 के बीच में आपको जो वॉइस आ रही थी, टक टक की जो आवाज आ रही थी, वो सुनाई देना बंद हो जाएगी। ये होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और सिस्टोलिक डायस्टोलिक करते हैं तो इसे कहते हैं हम पल्स प्रेशर। तो सिस्टोलिक होता एच जी, और डायस्टोलिक होता है 80 mm ऑफ एच जी। तो ये जो प्रेशर हैं ये होते हैं आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, इनको आपको मेजर करना होता है। इससे मेजर करते हैं हम स्पिग्मो मैनोमीटर से, जबकि हम नाड़ी जो पल्स देख रहे थे ये हाथ से देख लेते हैं, और अगर हमें सुनना है तो किससे सुनेंगे, स्टेथोस्कोप से। तो स्टेथोस्कोप जैसे सामान्य भाषा में आला, आला रे आला, तो नाड़ी, हृदय की धड़कन जो सुनी जाती है, ठीक है। अब पल्स तो ऐसे ही चेक कर सकते हो आप, लेकिन आपको प्रॉपरली जैसे हार्ट बीट सुननी है, तो हार्ट बीट किससे सुनाई देगी आपको, हृदय की धड़कन। तो हार्ट बीट जो है वो बेटा स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी कहानी होती है जिसको आपको ध्यान रखना, और बाकी ईसीजी किया जाता है हार्ट के लिए, और ईईजी ब्रेन के लिए किया जाता है, ठीक है। बहुत है आज के लिए, क्या, वो तो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, बेसिकली उससे एसपीओ2 चेक की जाती है, उसमें एक्चुअली डिपेंड करता है वो कितनी मेजरिंग डिवाइस से कनेक्ट है। मतलब क्या, जैसे आपने देखा कोविड के दौरान आपने ये चीज अच्छे से देखी होगी, ब्लू सी लाइट जलती है, आपने देखा, उसमें लगा दिया, उंगली में अंगूठे में कहीं लगा देते हैं, लगा दिया आपको, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, एसपीओ2 चेक की जाती है, अगर 100 के आसपास है तो बढ़िया है, जैसे जैसे कम आती है, जैसे कोविड के दौरान लोगों की कम हो रही थी, यानी लंग्स जो है वो अफेक्ट कर रहे थे। अच्छा, कभी कभी पल्स ऑक्सीमीटर खराब होता है तो पता चले कि आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, फिर एक और जो कनेक्ट करने के लिए नॉब होती है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटर्स से कनेक्ट होती है, तो फिर उसमें आपकी पल्स चलती रहती है, ब्लड प्रेशर आपको दिखाते रहते हैं, जो मूवीज में होता है। फिर एक होता है ना एकदम से
नहीं तुम नहीं जा सकते, ऐसे जल्दी टक 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 टक। फिर हीरोइन आती है, फिर उसके ऊपर ऐसे गुस्से में वो पटकती, नहीं तुम नहीं मर सकते, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो कई बार वो जिंदा हो जाता है। वो जिंदा बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने खूब गुस्से में हृदय पर मार दिया। तो वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है सीपीआर, कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। तो सीपीआर हो गया उसका गुस्से में, नहीं 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 मर सकते, नहीं मर सकते, तो सीपीआर हो गया। तो कई बार बच जाते हैं। अच्छा, किसी की हृदय की धड़कन चली जाए तो एड्रेनालिन देके कुछ समय के लिए उसे वापस लाया जा सकता है, ट्राई किया जाता है। ठीक है, मतलब इतनी हिम्मत चाहिए कि कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, ऐसे इंजेक्शन लेते हैं और सीधे हार्ट में ऐसे घुसा देते हैं। अब वो तो मर ही गया ना, अब तो बचाने की कोशिश है। बच जाते हैं कई बार, वापस आ जाती है तो आ जाती है, फिर एक बार में सारी चीजें हो जाती हैं। और ये याद रखना कि ये जो आप देखते हैं ईसीजी में ग्राफ ऊपर नीचे होते हैं, PQRST जो वेव्स होती हैं ये चलती रहती हैं, मतलब हम जिंदा हैं। और जब ये लाइन सीधी हो जाए, जिंदगी में कुछ उठापटक नहीं हो रही हो, ये तो चलती है ना, ठीक है। तो इस तरीके की लाइंस अगर बन रही हैं मतलब हम बढ़िया हैं। और अगर ये लाइन ऐसे गई, देखिए आपने, तो बस खत्म किस्सा। ठीक है, इसे बोलते हैं विज्जाजारो लाइन। क्या लाइन बोलते हैं? विज्जाजारो। अगर जीवन में सब कुछ सीधा हो गया तो ध्यान रखना कि विज्जाजारो लाइन नहीं। और विज्जाजारो लाइन का मतलब है विचारो जा रहो, चला गया बेचारा, ठीक है, यानी उसकी हो जाएगी डेथ। ठीक। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ये ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ग्राफ दो चीजें होती हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है एक्चुअल में ये ग्राफ होता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो एक्चुअली मेजरिंग डिवाइस होती है। उल्टे नाम है। जो आपको पेपर मिलता है ना ईसीजी का, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। हम जैसे ग्राफ ग्राफ बोल बोल के ज्ञान देते रहते हैं, और जो एक्चुअल में ग्राफ है वो मशीन है, और जो ग्राम है वो ग्राफ है। हे भगवान, बड़ा कंफ्यूजन है भाई। तो आप तो, अरे इतना कोई नहीं पूछ रहा आपसे, आप तो बस ईसीजी याद रख लो। ईसीजी रिलेटेड टू हार्ट, और ईईजी रिलेटेड टू ब्रेन, बस इतना ही आता है। बधाई हो आज के लिए, अब नहीं पढ़ा रहे, जाओ मजे करो। ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है लाइव में? अब नहीं बता रहे हम कुछ।